नमस्कार दोस्तों। क्या तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में नया इतिहास रच पाएंगे? क्या लालू प्रसाद यादव की विरासत को संभालते हुए वे बिहार की राजनीति में एक मजबूत नेता के रूप में उभरेंगे? आज हम तेजस्वी यादव के राजनीतिक सफर और उनकी चुनौतियों और 2025 के बिहार चुनावों में उनकी संभावनाओं पर गहराई से चर्चा करेंगे। 2025 में नवंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास बिहार में चुनाव के योग बने हुए हैं। बिहार इलेक्शन अक्टूबर या नवंबर 2025 को होने वाला है और अभी से बिहार को लेकर एक चर्चा और एक सरगर्मी शुरू हो चुकी है। मैंने पिछले किसी वीडियो में कहा था कि बिहार इस वक्त बारमूडा ट्रायंगल बन चुका है। कुछ मित्र कह रहे थे बिहार पे आप वीडियो डालिए, तेजस्वी यादव जी के बारे में कुछ बताएं। तो मैंने उनको वीडियो में जवाब दिया था कि बिहार जो है बरमूडा ट्रायंगल बन चुका है, जहां मिस्ट्री ही मिस्ट्री है, राज खुलते नजर नहीं आ रहे। और बरमूडा ट्रायंगल नामक जहाज के कैप्टन हैं हमारे नीतीश कुमार जी। तो खैर तेजस्वी यादव जी के बारे में चर्चा करते हैं। तेजस्वी यादव जी का प्रारंभिक जीवन जो है, उनका जन्म 9 नवंबर 1989 पटना बिहार में हुआ था। पिता लालू प्रसाद यादव राजद सुप्रीमो, माता राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार। शिक्षा दिल्ली के डीपीएस स्कूल में पढ़ाई। क्रिकेट कैरियर दिल्ली डेविल टीम से जुड़े रहे। तेजस्वी यादव जी पहले क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन भाग्य ने उन्हें राजनीति की पिच पर उतार दिया। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी का शानदार प्रदर्शन। 26 साल की उम्र में बने बिहार के डिप्टी सीएम। 2017 में महागठबंधन टूटा, राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष में आ गई। अब ये गठबंधन टूटना शायद तेजस्वी यादव जी के लिए बेहतर साबित हुआ कि तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ी। तेजस्वी यादव की राजनीति और जो रणनीति है, युवा मतदाताओं को जोड़ने की रणनीति, बेरोजगारी को मुद्दा बनाना, मुख्य मुद्दा बनाना, जातिगत समीकरणों का संतुलन साधना, सोशल मीडिया पर सक्रियता और डिजिटल राजनीति। बने रहिए, मैं उनकी कुंडली पे भी चर्चा करूंगा। आखिर में उनकी कुंडली के अनुसार क्या संभावनाएं बन रही हैं आने वाले समय में उनके लिए, उस पर चर्चा आखिर में करूंगा जरूर। सोशल मीडिया पर सक्रियता और डिजिटल राजनीति। तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनाव में 10 लाख नौकरियों का वादा किया था, जिसने युवाओं को आकर्षित किया। लेकिन क्या ये 2025 में भी असरदार रहेगा? राजनीति में देखिए, कर्मफल नाम की एक चीज होती है। आपने जो किया, आपने जो डिलीवर किया, लोग उसको भूलते नहीं है, तो निश्चित तौर पे कुछ असर तो करेगा ही। 2000 बिहार विधानसभा चुनाव में 75 सीटों पर जीत, सबसे बड़े दल के रूप में उभरे, लेकिन सरकार नहीं बना सके। एनडीए को 125 सीटें मिली और नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बने। अगर 2020 में राजद को बहुमत मिलता तो क्या बिहार की राजनीति अलग होती? निश्चित तौर पे अलग तो होती। 2025 चुनाव क्या होंगे तेजस्वी के लिए बड़े मुद्दे? बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था, महंगाई और भ्रष्टाचार, जातीय समीकरण और यादव मुस्लिम वोट बैंक। हालांकि मैं समझता हूं उनको अब इस फॉर्मेट से थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। नीतीश कुमार और बीजेपी का समीकरण। तेजस्वी यादव को अगर 2025 में जीत हासिल करनी है तो उन्हें किन रणनीतियों पर काम करना पड़ेगा, ये उन्हें अभी से सोचना पड़ेगा। 7-8 महीने बाकी हैं अब बिहार चुनाव। तो आइए अब जिसका आप इंतजार कर रहे हैं उसकी तरफ बढ़े, यानी उनकी कुंडली का आकलन मैं आपको देने जा रहा हूं। उनका जो जन्म समय है, जो जन्म तारीख है, 9 नवंबर 1989, 12:30 पटना बिहार। लग्न है मकर और राशि है कुंभ। तो अभी जो ग्रहों की स्थिति है, सबसे पहले तो उनकी कुंडली की स्थिति को देखते हैं। मकर लग्न कुंभ राशि की कुंडली है। जैसा कि आप सभी मित्र जानते हैं, मुझे जो सुनते रहते हैं वो जानते हैं कि मैं अक्सर कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली बहुत मजबूत है और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली की जो स्थिति है, ग्रहों की जो स्थितियां हैं, वो बड़ी शानदार है। तेजस्वी यादव जी की कुंडली के बारे में भी मैं यही कह रहा हूं। आप मित्रों को जो मुझे लगातार फॉलो करते हैं उनको याद होगा, याद होना चाहिए
कि तेजस्वी यादव जी की कुंडली बहुत मजबूत है, आने वाले भविष्य के नेता है। ये मेरे चैनल पे सबसे पहले मैंने बोला था। उसके बाद होड़ मची थी तेजस्वी यादव जी के बारे में आकलन करने की। तो तेजस्वी यादव जी के बारे में मैंने पहले भी वीडियो डाल दिया है, पहले भी डाला हुआ है उनकी कुंडली का आकलन करके। क्या है खास उनकी कुंडली में, उसको मैं फिर रिवील कर रहा हूं आज। तेजस्वी यादव जी की कुंडली में जो विशेष खास है वो सचमुच गजब ही है, जो कि मैंने अमूमन बहुत सी कम कुंडलियों में देखा है। सूर्य, बुध, मंगल 3 ग्रह उनके 10वें भाव में बैठे हुए हैं। लग्नेश शनि उनका द्वादश में है, शुक्र द्वादश में है, लेकिन इत्तेफाक से ये शनि और शुक्र ये दोनों बैठे हुए हैं चलित में एकादश में, चलित भाव में एकादश में बैठे हुए हैं। और जिस खास बात की मैं बात कर रहा हूं, जो खास बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो ये है कि बृहस्पति जो है वो बैठा हुआ है 6ठे भाव में। 6ठे भाव में बृहस्पति बैठकर बृहस्पति की दृष्टि कहां कहां पड़ रही है, ये बहुत उल्लेखनीय है तेजस्वी यादव जी की कुंडली में। गुरु 6ठे में बैठकर गुरु की पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि 10वें भाव पे है, 10वें भाव पे है और 10वें भाव में बैठे तीनों ग्रहों पे है, सूर्य, बुध, मंगल, 3 ग्रह आप गिन लीजिए उंगली पे। गुरु की 7वीं दृष्टि है द्वादश भाव पे, शुक्र और शनि पे, 5 ग्रहों पे, रवि, बुध, मंगल, शुक्र, शनि 5। और चंद्रमा है दूसरे भाव में और गुरु की 9वीं दृष्टि दूसरे भाव पे पड़ रही है और गुरु की 9वीं दृष्टि चंद्रमा पे भी पड़ रही है। यानी आप 1 मिनट इस चीज को कंसीडर कीजिए कि राहु और केतु को छोड़कर बाकी के सारे ग्रह, बाकी के सारे 6 ग्रह गुरु की दृष्टि के अंतर्गत है। ये बहुत रेयर केस है, ये बहुत रेयर बात है, आपको जल्दी नहीं मिलेगी ऐसी कुंडली। और ये ट्रूथ रिवील किया था मैंने पिछले वीडियो में, पिछली बार जब मैंने आकलन किया था तेजस्वी की कुंडली का, तो ये बात मैंने बताई थी कि उनका गुरु जो है लगभग 6 के 6 ग्रहों को आशीर्वाद दे रहा है। गुरु तृतीयेश है और द्वादशेश है। तो गुरु की दृष्टि जो होती है हमेशा शुभ दृष्टि होती है, और गुरु की शुभ दृष्टि की ग्रिप में 6 ग्रह आ जाना, राहु केतु को छोड़कर बाकी के सारे 6 के 6 ग्रह गुरु की दृष्टि में आना, और गुरु की दृष्टि जिस भाव पे पड़ती है वो भाव भी शुभ हो जाता है। तो 10वां भाव शुभ हो रहा है, द्वादश भाव भी अपनी नकारात्मकता को छोड़कर कुछ हद तक शुभ हो रहा है, शनि और शुक्र भी शुभता प्राप्त कर रहे हैं और चंद्रमा भी शुभता प्राप्त कर रहा है बृहस्पति की दृष्टि के द्वारा। ये अलग बात है कि शनि की दृष्टि गुरु पे पड़ रही है, तो शनि की दृष्टि का जो नकारात्मक प्रभाव है वो थोड़ा गुरु को भी मिल रहा है। लेकिन गुरु चूंकि यहाँ द्वादशेष है, अगर शनि की दृष्टि गुरु को अगर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट अगर दे रही है तो फिर द्वादश भाव को वो कमजोर कर देती है। तो लग्न का द्वादश भाव अगर कमजोर होता है किसी भी प्रकार से, तो फिर वो जातक के लिए शुभ हो जाता है। ज्योतिषी दृष्टि से आप बिल्कुल निरपेक्ष तरीके से अगर आकलन करेंगे तो इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए ज्योतिष बंधुओं में और साधारण लोगों में भी। तेजस्वी यादव बिहार के इस वक्त लोकप्रिय नेता है निर्विवाद रूप से, लालू प्रसाद यादव के बाद, नीतीश कुमार जी के बाद। हालांकि नीतीश कुमार जी लोकप्रिय तो है, लेकिन लोकप्रिय होने के बावजूद अब नीतीश कुमार जी की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर अब सवाल उठने लगे हैं। यानी भरोसे के नेता अब वो नहीं कहला रहे। उनका एक विशेष उपनाम भी पड़ गया है जो कि मैं कभी उच्चारण नहीं करता। मैं किसी भी नेता के बारे में कोई भी उसको निकनेम पड़ा हो, दुनिया में लोग बुलाते हो, मैं उस नाव में कभी सवार नहीं होता। मैं अपने हिसाब से बोलता हूँ। ना मैंने मोदी जी के बारे में कभी कोई ऐसा शब्द उच्चारण किया जो लोग उनका मजाक उड़ाने के लिए करते हैं, ना ही मैं लालू यादव जी के बारे में बोलता हूँ, ना ही मैं राहुल जी के बारे में बोलता हूँ, ना ही तेजस्वी या नीतीश कुमार जी के बारे में मैं उच्चारण नहीं करता। वो मेरा कर्म है, मैं अपना कर्म देखता हूँ। कौन क्या करता है उसको मैं फॉलो अप नहीं करता कभी। तेजस्वी यादव एक लाइन में अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं बता दे रहा हूं कि तेजस्वी यादव बिहार का भविष्य है। निश्चित तौर पे तेजस्वी यादव बिहार का भविष्य है, नजर बनाए रखें। अब उनकी दशा अंतरदशा जो चल रही है उस पे जरा सा ध्यान दीजिए, वो आपको मैं बताता हूं। बुध की महादशा उनकी चल रही है 2015 से, जून 2015 से बुध की महादशा चल रही है। इस बुध की महादशा के बाद ही वो उप मुख्यमंत्री बने थे 2016 में, 15-16 में जो बिहार में चुनाव हुआ था।
और बुध दसम भाव में है, बुध भाग्येश होकर दसम भाव में बैठा हुआ है। नवमेश, किसी भी कुंडली का नवमेश अगर दसम भाव में हो तो वो भी वन काइंड ऑफ राजयोग होता है, लेकिन ये रूल सिर्फ मिथुन लग्न पे लागू नहीं होता, क्योंकि वहां नवमेश शनि अष्टमेश भी हो जाता है। खैर ये मुद्दा यहाँ दूसरी तरफ चला जाएगा। यहाँ बुध का दसम भाव में जाना नवमेश होकर ये अपने आप में एक राजयोग क्रिएट कर देता है। बुध की महादशा जो चल रही है 17 साल की होती है, और बुध की महादशा अभी है इनकी कुंडली में 2032 तक। इस वक्त दिसंबर 2024 से राहु की अंतर्दशा शुरू हुई है बुध में। इसके पहले मंगल की थी, मंगल राहु के नक्षत्र में था, विशेष कुछ उनको फायदा दिखा नहीं हुआ। राहु मंगल के नक्षत्र में है, और मंगल जो है इस कुंडली में एकादशेष तो है, लेकिन भाव चलित केपी के अनुसार मंगल जो है दशमेश बन गया है और तृतीयेश है, तृतीयेश और दशमेश बन गया है। तो राहु की अंतर्दशा मंगल के नक्षत्र में होकर दसम भाव से संबंध बना रही है, और D1 चार्ट में मंगल जो है दसम भाव में बैठा हुआ है सूर्य के साथ। सूर्य और मंगल का जो कॉम्बिनेशन होता है वो प्रशासनिक ताकत देता है जातक को, और बुध मंगल एक साथ वाक शक्ति को तीव्र करते हैं। तो तेजस्वी यादव जी बहुत अच्छा बोलते हैं, विधानसभा में जब वो बोलते हैं तो काफी तीखी भाषा और तीखा आक्रमण होता है उनका अपने विरोधियों के ऊपर। तो बोलने में वो तेज है, इसमें कोई शक नहीं है। ये राजनीति में सबसे बड़ी जरूरत है कि बोलने में भी तेज आदमी को होना चाहिए। तो ये स्थिति उनके लिए अच्छी है। और थोड़ा सा सूक्ष्म विचार मैं थोड़ा सा और दे दूं आपको। राहु की अंतर्दशा में 2025 में जब चुनाव हो रहे होंगे अक्टूबर नवंबर में, उस वक्त शनि की प्रत्यांतर चल रहा होगा, यानी बुध की महादशा, राहु की अंतर्दशा और उसमें शनि का प्रत्यांतर। शनि द्वितीयेश और लग्नेश होकर द्वादश में बैठा है, लेकिन शनि चलित में एकादश में है, और शनि है शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र भी चलित में एकादश भाव में बैठा हुआ है। तो प्रत्यांतर दशा जिस वक्त विधानसभा चुनाव होगा, शनि का प्रत्यांतर बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को एक मजबूत नेता के तौर पे उभारेगा। चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे ये कहना अभी मुश्किल है, वो बहुत सी सर्कमस्टेंसेस पे निर्भर करता है। और आप जानते हैं मैं बेकार में सनसनी फैलाने के लिए वीडियो नहीं बनाता, और अमूमन मैं जितनी भी बातें बोलता हूं बिल्कुल ऑथेंटिक जितनी भी बोलता हूं, लगभग वो 90% मेरी बातें सही साबित होती है। जैसे प्रियंका गांधी बनेगी 2024 में प्रधानमंत्री, हंगामा मचा दिया था सोशल मीडिया पे कई ज्योतिषियों ने, लेकिन मैंने उस वक्त वीडियो बनाकर दशा अंतरदशा के पैटर्न को दिखाकर फलादेश किया था कि प्रियंका गांधी 2024 में देश की प्रधानमंत्री नहीं बनेगी। बिल्कुल स्पष्ट कहा था मैंने। तो चलता रहता है, ये तो राजनीतिक लड़ाई है, ज्योतिषियों की भी अपनी लड़ाई चलती रहती है। तो ये था तेजस्वी यादव जी का भविष्य के आकलन, तेजस्वी यादव जी का भविष्य का राजनीतिक आकलन और उनकी कुंडली का आकलन। उनकी जन्म कुंडली के अनुसार जो स्थितियां बनी हुई हैं वो मैंने आपको बताई। दशा अंतरदशा के बारे में भी बताया। बुध की महादशा में ही वो उप मुख्यमंत्री बने थे, और ये बुध की महादशा 2032 तक है उनकी अभी, यानी काफी देर तक है। आप थोड़ा सा और समझना चाहते हैं तो मैं आखिरी बात और बता दूं कि राहु की अंतरदशा के बाद 2024 से 27 तक रहेगी राहु, उसके बाद बृहस्पति 27 से 29 तक रहेगा, और 2029 से फिर शनि की अंतरदशा उनकी शुरू होगी अक्टूबर 2029 से, और शनि की अंतरदशा रहेगी जून 2032 तक। तो आज मेरी इस बात को आप नोट डाउन करके रख सकते हैं कि शनि की अंतरदशा जो उनकी बुध की महादशा में आएगी, जो 2029 से 2032 तक चलेगी, अक्टूबर 29 से शुरू होगी और जून 2032 तक शनि की अंतरदशा चलेगी। ये शनि की अंतरदशा उन्हें बहुत अच्छे पद पर पहुंचा सकती है। अब आप कहेंगे इतनी दूर की बात बोल रहा हूं, लेकिन अब कुंडली का जो आकलन है, जो कंडीशन है, यही है कि शनि की अंतरदशा में वो निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री के दावेदार वो हो जाएंगे और मुख्यमंत्री पद तक वो पहुंच भी जाएंगे 2029 के बाद के विधानसभा चुनाव में।
जो बिहार में विधानसभा चुनाव 2029 के बाद होगा। और प्रियंका गांधी जी की कुंडली का आकलन मैं आप लोगों के सामने दे चुका हूं कि 2029 से 2039 प्रियंका गांधी जी का समय बहुत अच्छा है। हाँ, यहां मैं एग्री करता हूं कि अगर परिस्थितियां, सर्कमस्टेंसेस उनके समर्थन में आ गए तो 2029 से 2039 के बीच प्रियंका गांधी जी प्रधानमंत्री बन सकती हैं, क्योंकि उस वक्त संभावनाएं बन रही है। तो आज का ये वीडियो तेजस्वी यादव जी के बारे में यहीं समाप्त करता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और जो मित्र पहली बार जुड़ रहे हैं, जो मित्र पहली बार मुझे सुन रहे हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, पहली बार मेरा चैनल उन्हें दिखा है, गंभीर ज्योतिष की तलाश में है, ज्योतिष को गंभीरता से समझना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जो मित्र मुझसे जुड़े हुए हैं महीनों से, सालों से और दशकों से, उन सभी मित्रों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें।